Hello students, let's start with another cell organelle that is nucleus. ठीक है, nucleus is brain of the cell discovered by Robert Brown. Okay, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में हमने जो पार्ट्स देखे थे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनवलप उसको बोल सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप. एक और वर्ड है इसका, कैरियो से रिलेटेड होता है. कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक, तो जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, दैट मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस. तो एक और वर्ड है कैरियोथिका, है ना, ऑल्सो रिलेटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. इतना हमने किया था. अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर के कितने पार्ट्स हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोलस. ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रोमेटिन एंड these three parts are of nucleus and the fluid of nucleus is known as nucleoplasm. ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है. प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है, इसलिए उसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं. दैट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड. देन द फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज नोन फॉर स्टोरेज ऑफ आरएनए. ये जो पार्ट है ये आरएनए स्टोरेज से रिलेटेड होता है. ठीक है, न्यूक्लियस का ये जो पार्ट है वो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना. आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है इन क्रोमेटिन नेटवर्क. हमने इसको डिटेल में किया था कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है उसके अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, है ना. और न्यूक्लिक एसिड मतलब ये डीएनए एंड आरएनए, टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी एक सेल से दूसरी सेल तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो नेटवर्क फॉर्मिंग क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये एक्चुअल में किसके बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स के बने हुए होते हैं. एंड द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स और यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, है ना. डीएनए का जो पार्ट है वो जीन है. ठीक है, डीएनए का जो एक स्मॉल सेक्शन है वो जीन है. जीन एक कोड होता है. कोड मतलब उसमें प्रोटीन्स के अरेंजमेंट होते हैं, है ना. प्रोटीन के जो अरेंजमेंट होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं. ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम्स के अगर बारे में पूछे तो क्रोमोसोम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. DNA carries genetic information which is passed on next generation. The fragmental segment of DNA is known as gene. Important it is the fragmental unit. The fragmental unit of the functional segment of यानी डीएनए की जो यूनिट है जीन वो उसका फंक्शनल यूनिट है ना. यानी हम कहते हैं कि जैसे क्रोमोसोम क्रोमेटिन, फिर उसकी यूनिट क्रोमोसोम्स, है ना. फिर क्रोमोसोम्स के में क्या प्रेजेंट है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन. तो डीएनए और डीएनए की जो स्मॉल यूनिट होती है जीन, है ना. तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन. ठीक है, फिर न्यूक्लियस के फंक्शन होते हैं तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. इट कंट्रोल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन. ठीक है, इट ऑल्सो रेगुलेट सेल साइकिल. सेल साइकिल को भी हमको अभी सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन, उसको भी एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में करेंगे. उसकी फेजेस हमको इस सेक्शन में करनी है. तो पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो कंटेन स्टोर ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल. ठीक है, तो 3 इसके सेक्शन है मेन. रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज, genetic information transmission
एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एन इम्पोर्टेंस इन ऑल्सो सेल साइकिल है ना, ये इसके न्यूक्लियस के फंक्शन हो गए। ठीक है, तो और डिफरेंस की बात करें तो एक ही डिफरेंस आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा याद रखने का है, सेंट्रियोल के बारे में कहा गया। बाकी तो सारे अब डिफरेंस आपको पता ही कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें सेल वॉल होता है ना। एक सेंट्रियोल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट, ये बताते हैं। और ये भी है कि कुछ बुक्स में आप देखोगे तो सेंट्रियोल जो है ना वो लोअर फॉर्म्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में आपको आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करो तो साइट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ये मैंने आपको बताया उसका जो टर्म यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म इज साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, पार्ट ऑफ सेल है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड डू देयर ऑल एक्टिविटीज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म में हमने 2 सेक्शन स्टडी किए। एक वर्ड वहां पर आया था तो वो मैं आपको बता देती हूँ। साइटोप्लाज्म के 2 कंटेंट है मेन, सेल ऑर्गेनेल्स एंड अर्गेस्टिक बॉडीज। सेल ऑर्गेनेल्स एंड अर्गेस्टिक बॉडीज, अगर ये वर्ड आता है कहीं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सेल ऑर्गेनेल तो क्लियर है हमको, अर्गेस्टिक बॉडीज का मतलब है नॉन लिविंग पार्टिकल्स। सेल के अंदर बहुत सारे नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको अर्गेस्टिक बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है हमने उसके 2 पार्ट्स किए। नॉन लिविंग जो स्ट्रक्चर है उनको अर्गेस्टिक बॉडीज कहते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अर्गेस्टिक बॉडीज के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेसिफिकली जो इसके अंदर कैटेगराइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको इसके, ठीक है, आई टेल यू लेटर अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ अर्गेस्टिक बॉडीज। बेसिकली इसका मीनिंग तो एक्चुअली में क्वेश्चन का ही पार्ट है कि विच पार्ट इज नॉट रिलेटेड विद साइटोप्लाज्म, उसमें एक अर्गेस्टिक बॉडी नेम दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है, या कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जो केमिकली काम आते हैं, उनको अर्गेस्टिक बॉडीज कहते हैं जो एज अ पार्टिकल फॉर्म साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल है वो एक मेजर सेक्शन है, कुछ जो पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उनको अर्गेस्टिक बॉडीज कहते हैं। स्पेसिफिक इनका डेफिनेशन मैं आपको लेटर ऑन बता देती हूँ। उसमें मेन ये है कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की हमने बात की। देन प्लांट का जो मेन ऑर्गेनेल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट है ना, उसमें भी हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर है जो बुक में नहीं दी हुई है और मैंने आपको बताई है। सबसे पहले प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के 3 सेक्शन हमने डिवाइड किए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो नॉन पिगमेंटेड होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, एंड ग्रीन कलर इज स्पेसिफाइड फॉर क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, फंक्शन भी आपको पता है कि ल्यूकोप्लास्ट जनरली स्टोरेज का काम करेंगे और क्रोमोप्लास्ट गिव अट्रैक्टिव कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। Then chloroplast obviously due to chlorophyll responsible for photosynthesis and give green color to the plant. जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसका मैंने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर में ग्रेना और थाइलाकॉइड ये 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर रिवाइज करते हैं तो ये जो स्टैक फॉर्म में होती है एक के ऊपर एक, इनको ग्रेना कहते हैं है ना। ग्रुप
ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स, इसकी एक यूनिट को थाइलाकॉइड कहते हैं, और ये जो इसका मटेरियल है इनसाइड इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो दो मेन सेक्शन होते हैं किसी भी क्लोरोप्लास्ट के, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो ग्रेना इज अ ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड व्हिच आर अरेंज्ड इन स्टैक्ड फॉर्म एंड स्ट्रोमा इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो दो रिएक्शंस कई बार कोई क्वेश्चंस में मिल जाती है कि स्ट्रोमा जो है वो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन मीन्स जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और डार्क रिएक्शन मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होती यानी नाइट में, है ना, दोनों मिला के फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो जनरली स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन परफॉर्म और टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, और ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, यानी जो मेन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ग्रेना के अंदर होती है। ग्रेना के अंदर जो पार्टिकल्स कुछ स्पेसिफाइड प्रेजेंट होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस जो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, है ना। ग्रेना, ये तो जो स्ट्रोमा होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, और ग्रेना के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड, ग्रेना, देन पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, 3 पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट, जिनके आपको मैंने फंक्शन भी बताया। इसका जो डिस्कवरी थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, मीन्स क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी इज डन बाय ल्यूवेनहॉक। ठीक है, प्लांट सेल का स्पेसिफाइड ऑर्गन है। अगर जैसे डायग्राम आता है कि ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, तो उसमें जैसे यूनिट टेस्ट में भी आया था, तो वहाँ पर मेनली क्या देखेंगे एग्जामिनर कि सेल वॉल बनाई हुई है कि क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है ना, फिर वैक्यूल्स जो है वो साइज में थोड़ी बड़ी बनाई हुई है। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल है। द रिलेटेड टर्म इज पावर हाउस मीन्स बैटरी ऑफ द सेल, है ना, ये भी इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है, बिकॉज एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द रिएक्शन विच इज परफॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म जो वर्ड हम यूज करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अब ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है ना। हम जो भी न्यूट्रिएंट खाते हैं वो लास्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी का होता है न्यूट्रिएंट, सॉरी ग्लूकोज, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में या एनर्जी में। तो वो जो काम है ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन, यानी ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू एटीपी और वी कैन से एनर्जी। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीजन एंड CO2, ग्लूकोज में क्या क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन तो यूज हुआ है इसमें, तो क्या बनेगा, एनर्जी, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेल्यूलर ऑक्सीडेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसके थ्रू एटीपी बनता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसका एक नेम भी है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जहां पर ये जो प्रोसेस है पर्टिकुलर जिस प्लेस पे होती है वो पार्टिकल्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की सिस्टर्नी होती है। अगर आपको याद हो रहा हो तो हमने कुछ इनर फोल्ड्स बनाए थे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, कुछ इनर फोल्ड्स हैं। ये जो फोल्ड्स हैं इनके ऊपर F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिन पे एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये एक वर्ड है, इनको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, है ना, ऑक्सीसोम्स। तो
with the help of this description you make some short note और better you write behind your chapter, जहाँ चैप्टर के नोट्स बनाए उसके पीछे ये एक्स्ट्रा सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर ओलंपियाड और एनटीएससी एग्जाम्स. फिर हम प्रीवियस ईयर के सेक्शन भी करें. इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है फाउंडेशन के लिए. सो एटीपी फॉर्मेशन हो गया है ना. और मैंने आपको ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स and mitochondria, these are known as semi autonomous organelles of the cell. यानी इनका जो रेप्लिकेशन है, इनका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, रेप्लिकेशन है, वो इनके खुद के कंट्रोल में होता है ना. इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं. सेमी ऑटोनोमस, फुल्ली ऑटोनोमस क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेल में प्रेजेंट है, यानी कुछ तो हेल्प सेल से लेंगे ना, लेकिन अपना रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटीन और अपना डीएनए आरएनए होता है. इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल या ऑटोसोम्स भी कहते हैं. ठीक है, ऑटोसोम्स है ना. तो दीज ऑर्गेनल्स आर नोन एज ऑटोसोम्स और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऑफ द सेल. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ये हमने बात कर ली थी. नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं. राइबोसोम्स हैं और सेंट्रियोल्स. ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया थे, जैसे यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे लाइजोसोम्स हैं, है ना. सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो लाइजोसोम्स हैं, परऑक्सीसोम्स हैं. अब परऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रिलेटेड विद लाइजोसोम्स, जिनके अंदर कुछ परऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. परऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन का एक दूसरा डेरिवेटिव है. इसके फंक्शन अभी अननोन है, लेकिन हम ऐसा नेम से समझ सकते हैं कि परऑक्सी फॉर्म मतलब ऑक्सीजन का एक डिफरेंट डेरिवेटिव है जिससे ये बने हुए होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. लाइजोसोम्स वेल नोन है, आपको पता है कि ये सेल के फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सेल को डाइजेस्ट कर जाता है. सुसाइटल बैग ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं. ठीक है, इन एनी डिस्टर्बेंस कंडीशन और इंजर्ड कंडीशन व्हेन द वॉल, सिंगल वॉल ऑफ या सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज बर्स्ट. ठीक है, फिर हम आते हैं मैंने आपको बताया था, यस, अर्गेस्टिक बॉडीज यहाँ पर मिल गया. अर्गेस्टिक बॉडीज मैंने आपको नॉन लिविंग जो मटेरियल बताए थे, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो है, वो भी अर्गेस्टिक बॉडीज है, लेकिन वो स्टोर रहती हैं. तो अर्गेस्टिक बॉडीज में एक एग्जांपल आएगा वैक्यूल का. ठीक है, ग्रेन्यूल्स है ना, कोई भी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, है ना. तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? मेनली उन न्यूट्रिएंट्स के या जो मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है उसकी ड्रॉपलेट होती है. और ये सारे जो सेल का फ्लूइड है या पार्टिकल जो स्टोर होने वाले हैं वो वैक्यूल के अंदर होते हैं, इसलिए वैक्यूल को अर्गेस्टिक बॉडीज कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल. नेक्स्ट सेक्शन में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे. फिर प्रीवियस ईयर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनसे आपको ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें से आपने जितना पढ़ा है वही इम्पोर्टेंट है फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो सेल डिवीज़न का डिटेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसकी एटलीस्ट जो फेजेस हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी फेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फेजेस में एक सेल कैसे 2 सेल्स में डिवाइड होती है. अभी के लिए आपको इतना पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, मियोसिस एंड माइटोसिस. एक वो सेल डिवीज़न है जिसमें जो सेल है वो ग्रोथ का पार्ट बनती है, और एक वो सेल डिवीज़न है जिसमें सेल रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, तो माइटोसिस मतलब सेल डिवाइड to grow or development of the body, and meiosis is division in which the chromosomes number is single, means
दे डिक्रीज फ्रॉम डबल टू सिंगल. वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती है और यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की सेल्स बनती है. ठीक है. सो ऑन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट सेल साइकिल एंड previous year and NTSC questions. Some questions we will discuss for understanding. Okay, thank you.